ઓમ નમસ્તે બધાને. મિડો વેલનેસના આજના વેબિનારમાં આપ સૌનું મિડો વેલનેસ ટીમ વતી હાર્દિક સ્વાગત છે. દરેક વખતની જેમ આજે આપણે ફરીથી એક નવા ટોપિક સાથે મળીએ છીએ. ઇરિટેબલ બાઉલ સિન્ડ્રોમ IBS. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જે ડાયરિયા વિશે સમજ્યા હતા એની આસપાસ એને જેવો જ એક ટોપિક છે. આમાં અલગ અલગ બીજા ઘણા બધા સિમ્ટમ્સ હોય છે. તો આ ટોપિક અત્યારે એટલે પણ જરૂરી છે કે ગરમીની સિઝનમાં ઘણા બધાને સ્ટમક રિલેટેડ ઇસ્યુઝ થતા હોય છે, વોમિટિંગ થી લઈને ડાયરિયા સુધીના. તો એને રિલેટેડ આ ટોપિક્સ છે. તો આપ બધાને એવી અપીલ છે કે અત્યારે આ સિઝનની અંદર આવું પ્રોબ્લેમ્સ થવાના કારણો ઘણા બધા હોય છે. તો ઘર બેઠા જ આ રોગથી કેવી રીતે બચી શકીએ છીએ, અથવા તો એને થી આપણે થઈ ગયો છે તો એના માટે શું ઉપાય ઘર બેઠા કરી શકીએ છીએ, એના વિશેની ખૂબ સરસ માહિતી છે આપણને આજે મળવાની છે, જે આપણને અમારા ડોક્ટર સાક્ષી સિંગલા છે એ આજે આપણને એના વિશે બધી ડિટેલ્સ આપવાના છે. તો જે કોઈ પણ લોકો તમારા ટચમાં છે, ગ્રુપમાં છે, એને લિંક એક વખત શેર કરી અને મેક્સિમમ લોકો જોઈન થાય એવી આપણે ટ્રાય કરીએ. અને આજનો ટોપિક છે એમાં આપણે લાસ્ટની અંદર આપણે ક્વેશ્ચન ક્વેરી પણ લેશું. જે લોકોને કઈ એવું હોય નોટ્સ કરતા જશું અને લાસ્ટમાં આપણે એ પણ લઈ લેશું. नमस्ते, वेलकम मैम. नमस्ते। स्टार्ट करते हैं. नमस्कार, मैं डॉक्टर साक्षी सिंगला, रेजिडेंस मेडिकल ऑफिसर मिडो वेलनेस। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे इस वेबिनार सेशन में जुड़ने के लिए। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है IBS। IBS का मतलब है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में IBS कहते हैं। ये एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। तो IBS होता क्या है? IBS जो है वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करता है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और IBS किसे कहते हैं? अगर आपका पेट, IBS जो है वो आपका पेट और आपकी इंटेस्टाइन्स को अफेक्ट करता है, आपके स्टमक और आपकी आंतड़ियों को अफेक्ट करता है, जिसे हम GI ट्रैक्ट बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आपको इसके बाद सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। अगर आपको IBS है तो आपके पेट में दर्द होगा, आपका पेट जो है वो फूला फूला लगेगा, आपके पेट में मरोड़ आनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको गैस की शिकायत होगी, या फिर आपको डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। अब जो IBS है ये अगर आप सही समय पर इसको नहीं ठीक करते, सही समय पर नहीं ट्रीट करते, तो ये बाद में बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन बन सकती है, बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस इसके बाद आपको आने स्टार्ट हो जाती है। तो आपको IBS को सही समय पर ठीक करना है। अगर आपको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स भी लगते हैं तो आपको तुरंत इसको ठीक करना है। इसको कैसे ठीक करना है वो मैं आगे बताऊंगी। तो जो IBS है वो बहुत ही कम लोगों को इसके सीवियर सिम्टम्स जो है वो बहुत ही कम लोगों को होते हैं। बट जिनको भी माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जिनको भी बहुत थोड़े सिम्टम्स होते हैं, तो वो अपनी डाइट के जरिए ठीक कर लेते हैं, डाइट में चेंजेस कर लेते हैं, या फिर अपना जो रूटीन है वो चेंज कर लेते हैं, अपने रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज इंक्लूड कर लेते हैं, जिस वजह से उनका IBS ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स भी दिख रहे हैं IBS के, तो आप अपने डाइट और एक्सरसाइज वगैरह को इंक्लूड करेंगे तो इससे आपका धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और जिनको भी IBS के सीवियर सिम्टम्स दिखते हैं तो उनके लिए काउंसलिंग बहुत ही अच्छी है, क्योंकि काउंसलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जिनको भी IBS होते हैं उनकी मेंटल जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती, वो डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार होते हैं। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके क्या क्या सिम्टम्स है। अगर आपको IBS है तो आपको अपने शरीर के अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो पहला है, आपको आपके पेट में दर्द होगा, आपका पेट जो है वो फूला फूला लगेगा, आपको आपका पेट मतलब फूल गया, ऐसा लगेगा कि फूला फूला है, और आपके पेट में मरोड़ आपको महसूस होगी। और दूसरा है, आपके पेट के अंदर जो बॉवल मूवमेंट है, जो बॉवल की मूवमेंट है उसमें बदलाव आएगा। फिर तीसरा है कि जब आप मोशन जाएंगे, जब आप स्टूल पास करने जाएंगे, तब आपको लगेगा कि आपका जो स्टूल है वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, अच्छे से पास नहीं हुआ वो।
अच्छे से आपका जो पेट है वो अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, या फिर स्टूल पास करते टाइम आपको गैस महसूस होगी कि गैस पास हो रही है स्टूल, मतलब जब आप स्टूल पास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसके अगर आपको ऐसे कौन से सिम्टम्स है जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ऐसे कौन से सिम्टम्स आपको अपनी बॉडी के अंदर दिखाई देंगे। तो पहला है, अगर आपका सडन वेट लॉस हो जाता है, आपका जो वेट है वो एकदम से गिर जाता है। अब वो वेट एकदम से गिरना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वेट कभी एकदम से नहीं गिरता है। तो वो क्यों गिरता है आपका जो वेट है, क्योंकि आप जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी आप फूड खा रहे हैं वो आपकी बॉडी को नहीं लग रहा है। तो जो भी आप फूड खा रहे हैं, खाने के तुरंत बाद आपको मोशंस लगते हैं, हर बार चाहे तीन तीन बार आप खाना खा रहे हैं, 3 बार खाने के बाद आपको मोशंस जाना पड़ता है, जिसको आईबीएस से कहते हैं। क्योंकि आपका खाना जो है वो आपकी बॉडी को नहीं लग रहा है, जो आप खा रहे हैं वो डायरेक्टली नीचे से निकल रहा है। ठीक है, दूसरा है कि आपको डायरिया फ्रीक्वेंट डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है, स्पेशली रात को आपको फ्रीक्वेंट डायरिया एक्सपीरियंस होता है, फ्रीक्वेंट डायरिया आपको होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरा है रेक्टल ब्लीडिंग, आपको रेक्टम के थ्रू ब्लीडिंग आती है, आपको नीचे से ब्लीडिंग आती है, स्टूल पास करते टाइम आपको ब्लीडिंग आती है। चौथा है, आपको बहुत ही ज्यादा और सीवियर पेट दर्द होते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर पेट दर्द होते हैं, आपको बिल्कुल भी सहन नहीं होता। और पांचवा है, आपको वॉमिटिंग, बहुत ही फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा रेगुलर आपको वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी कॉजेस के बारे में, इसकी क्या क्या वजह है, किन किन कारणों से ये आईबीएस जो है वो होता है, क्या वजह है जिस वजह से वो होता है ना। तो पहला है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस इन द इंटेस्टाइन्स। इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या है कि जो हमारी आंतड़ियां हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन्स है, उसकी उसकी जो वॉल्स हैं, उस उधर मसल्स होते हैं। तो जब मसल्स का क्या काम होता है, मसल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। तो जब फूड आपके शरीर के अंदर चला जाता है, आपके पेट में चला जाता है फूड, तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो फूड आगे की तरफ जाता है, तो वो फूड जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के अराउंड घूमता रहता है। तो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन हम किसे कहते हैं, कि जब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा आपकी जो मसल्स है वो ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन से ज्यादा, तब हम इसे स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसकी वजह से आपको गैस हो सकती है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है पेट के अंदर, या फिर आपको डायरिया भी हो सकता है। और वीकर कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं, कि जब आपकी जो मसल है वो बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करे, आपका जो फूड है वो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, जिसकी वजह से आपको अपना स्टूल जो है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड लगेगा और ड्राई लगेगा, और कॉन्स्टिपेशन भी आपको हो सकता है। दूसरा है नर्वस सिस्टम। देखिए, नर्वस सिस्टम एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है आईबीएस में। वो कैसे, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारा जो पेट है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड है। अगर हमारा पेट हेल्थी नहीं होगा तो हमारा ब्रेन भी नहीं हेल्थी होगा। तो पेट को हेल्थी रखने के लिए हमें अपना ब्रेन हेल्थी रखना जरूरी है। हम इसे तो फर्स्ट ब्रेन बोलते हैं, बट हमारा जो पेट है उसको हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं। वो क्यों, क्योंकि अगर हमारा पेट खराब है तो हमारा दिमाग नहीं चलेगा, हम कुछ सोच नहीं सकते, हमारा दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाएगा। तो क्या होता है आईबीएस के केस में, ये जो ब्रेन और पेट की जो अंदर मतलब सिग्नल्स पहुंचते हैं वो बहुत ही ज्यादा पुअर हो जाते हैं, जिस वजह से उनकी जो बॉडी है वो ओवर रिएक्ट करने लगती है, जिस वजह से उनको पेट दर्द होते हैं, उनको कभी डायरिया तो कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, क्योंकि उनका पेट अच्छे से क्लियर नहीं होता, उनका पेट अच्छे से साफ नहीं होता। तो अगर आपको अपना पेट हेल्थी रखना है तो आपको अपना ब्रेन भी जरूर हेल्थी रखना पड़ेगा। ये एक मेजर वजह है आपके पेट को खराब करने की। ठीक है, फिर तीसरा है इन्फेक्शन। सीवियर इन्फेक्शन होना, जैसे किसी दिन आपको बहुत ही सीवियर डायरिया हुआ है, लूज मोशंस हुए हैं, वो किस वजह से, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जिसे हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, मतलब आपके गैस्ट्रिक एरिया में सूजन होना, आपके इंटेस्टाइन्स के अंदर सूजन होना, तो उस वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है। या फिर एक और रीजन है जिस वजह से आपको ये आईबीएस हो सकता है, आपके पेट के अंदर की जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो सरप्लस होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब वो दुगने होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस वजह से आपको आईबीएस होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि उस कंडीशन में आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है
बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिस वजह से बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी को अटैक कर लेते हैं और आपको आईबीएस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये था इन्फेक्शन का। और तीसरा है स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस एक बहुत ही मेजर कंडीशन है। स्ट्रेस, अर्ली चाइल्ड स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस तो सभी लेते हैं, किसी को ज्यादा स्ट्रेस होते हैं, किसी को कम स्ट्रेस होते हैं। तो स्ट्रेस एक रूट कॉज है सभी प्रॉब्लम्स का। तो अर्ली चाइल्ड स्ट्रेस का मतलब कि कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अर्ली एज में वो स्ट्रेस लेने लगते हैं। उनकी जो स्टार्टिंग एज होती है, जैसे 7-8 सालों की उम्र से ही वो स्ट्रेस लेने लगते हैं, जिस वजह से उनको उनको पेट की प्रॉब्लम रहने लगती है। वो स्ट्रेस किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे वो फैमिली का भी स्ट्रेस हो सकता है, सराउंडिंग उनका ठीक नहीं है, या फिर पढ़ाई का भी स्ट्रेस हो सकता है। तो जब उन्होंने अर्ली एज में स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दिया तो उनकी पेट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिस वजह से उनको हमेशा कॉन्स्टिपेशन रहेगा या फिर आईबीएस, लूज मोशन उनको बहुत ज्यादा रहता है। तो ये भी एक कंडीशन है। और लास्ट कॉज है गट इन द माइक्रोब्स, मतलब कि हमारे पेट में जो बैक्टीरिया, वायरस और फंजा है, उनके उनके अंदर चेंजेस आना, उनके अंदर बदलाव आना, ये भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं हमारे हेल्थ के लिए। तो जब उनके अंदर बदलाव आ जाते हैं तब भी आपको आईबीएस होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से क्या क्या चीजें हैं जिससे जिससे वो ट्रिगर होते हैं, जिससे आईबीएस बढ़ जाता है। क्या ऐसी चीजें हैं जो करने से हमारा जो आईबीएस है वो और सीवियर हो जाता है, उसके सिम्टम्स और सीवियर हो जाते हैं। तो पहला है फूड। अगर आप कोई ऐसा फूड खाते हैं, आप ऑयली और स्पाइसी फूड खाते हैं, बाहर का प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका आईबीएस के सिम्टम्स जो है वो सीवियर हो जाते हैं। अगर वीट वीट आईबीएस, जो भी आईबीएस के पेशेंट है उनके लिए वीट सुटेबल नहीं है। अगर वो वीट खाते हैं तब उनके सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं। वीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, सिट्रस फ्रूट्स, ये सब चीजें खाने से उनका जो आईबीएस की कंडीशन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर किसी को भी आईबीएस है तो आपको ये सब नहीं खाना है। वीट तो स्पेशली आपको नहीं खाना है। ठीक है, तो फिर है पहला था फूड, और दूसरा है स्ट्रेस। स्ट्रेस के कंडीशन में भी आपका जो आईबीएस है वो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको डिप्रेशन एंजाइटी होते हैं, तो इस वजह से भी आईबीएस बढ़ने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब आपको डिप्रेशन और एंजाइटी होते हैं तो आप कुछ सोच नहीं सकते, तो आपको क्या होता है ना कि जो भी आईबीएस के पेशेंट होते हैं, आईबीएस के पेशेंट को ज्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि अब उनको लगता है कि उनका कोई इलाज नहीं है, उनको कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उनके सिम्टम्स जो है वो बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि अब उनको उनका कोई इलाज ही नहीं है। तो स्ट्रेस एक बहुत ही मेजर कंडीशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में कि ये किन किन केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है। तो पहला है एज। एज के केस में ये ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एज में हम 50 से कम की जो एज है उसमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। स्टार्ट हो जाता है जैसे 25 to 30 ईयर्स में ये स्टार्ट हो जाता है, 50 तक ये ठीक हो जाता है, मतलब 50 से कम की एज में ये ज्यादा देखने को मिलता है। फिर दूसरा है, ये वुमेन्स में ज्यादा देखने को मिलता है इस कंपैरिजन टू मेल, क्योंकि वुमेन में वही हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इमोशनल ज्यादा होते हैं, तो वुमेन्स में ये ज्यादा देखने को मिलता है इस कंपैरिजन टू मेल। फिर है जेनेटिक। जेनेटिक भी हो सकता है, अगर इनकी फैमिली हिस्ट्री रही हो, या फिर अगर किसी के पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम है तो हो सकता है उनके बच्चों को, उनके सिबलिंग्स को भी ये प्रॉब्लम हो। तो ये चीज जो है ये जेनेटिक भी हो सकती है। और लास्ट है मेंटल हेल्थ कंडीशन। अगर आपको डिप्रेशन एंजाइटी, पहले से आपको डिप्रेशन और एंजाइटी है, तो इस कंडीशन में भी आपको आईबीएस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि पहले से आपका जो ब्रेन है वो अफेक्टेड है। वो वो सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे, जो पेट और ब्रेन के सिग्नल्स पहुंचते हैं वो नहीं पहुंच रहे। तो जब ब्रेन अफेक्टेड है तो आपका पेट भी जरूर अफेक्टेड होगा। तो ये मेंटल हेल्थ कंडीशंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशंस की। इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है, अगर आपको आईबीएस है तो आपको इसके बाद क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पहली चीज है पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। आप ना ढंग से कुछ खा सकते, आप ना ढंग से कुछ पी सकते, क्योंकि आपको ऐसा ही लगेगा कि अगर मैं कुछ खाऊंगा या खाऊंगी
तो वो फिर मुझे मोशंस जाना पड़ेगा। तो ये डर हमेशा रहता है आईबीएस के पेशेंट में। तो वो ना अच्छे से खा पी सकते हैं, ना अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में भी उनके जो सिम्टम्स है वो उनको लगता है कि वो बढ़ जाएंगे। तो उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो जिंदगी जीने का जो ढंग है, वो एकदम चेंज हो जाता है, एकदम बदल जाता है। वो ज्यादा इंट्रोवर्ट रहना पसंद करते हैं, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते, अंदर अंदर रहते हैं, ज्यादा कुछ ना खाते हैं ना पीते हैं, मतलब कुछ भी ज्यादा वो नहीं करते, जिस वजह से उनकी सिम्टम्स बढ़ना जाए। फिर दूसरी चीज है मेडिकल कंडीशंस, मेंटल कंडीशंस। जैसे अगर किसी को डिप्रेशन, एंग्जाइटी या फिर पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, तो इस कंडीशन, अगर आपको आईबीएस है तो आपको ये कंडीशंस भी हो सकती हैं, क्योंकि आईबीएस के पेशेंट में ये ज्यादा देखने को मिलता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और जो भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स है, ये ज्यादा देखने को मिलती हैं आईबीएस के पेशेंट में। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये थे कि क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या चीजें हैं। तो अब बात करते हैं इसके डायग्नोसिस एंड टेस्ट की। अगर आपको सिम्टम्स, आपको अपने अंदर सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप कैसे उसको डायग्नोस कर सकते हो, कैसे इसका क्या टेस्ट है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपके सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, कितने सीवियर आपके सिम्टम्स है, मतलब कितने टाइम पहले ये स्टार्ट हुआ था, और खाने के तुरंत बाद आपको मोशंस जाना पड़ता है, या खाने के 1 घंटे बाद, या कितनी, एक दिन में आप कितनी बार मोशंस जाते हो, स्टूल आपका कैसा है, हार्ड है, ड्राई है या फिर लूज है। तो ये सब चीजें आपको पूछेंगी। ठीक है, फिर टेस्ट करा के भी बोल सकते हैं आपको, जैसे कि ब्लड टेस्ट हो गया, स्टूल टेस्ट हो गया, ताकि कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन्स के अंदर कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो उस चीज को देखने के लिए वो ब्लड टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके क्या क्या टाइप्स है, आईबीएस की क्या क्या टाइप्स हैं। आईबीएस को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। देखिए, आप ऐसा नहीं समझ सकते कि आईबीएस मतलब लूज मोशन या मतलब बहुत ज्यादा मोशंस होना। आईबीएस कॉन्स्टिपेशन के साथ भी होते हैं, आईबीएस डायरिया के साथ भी होते हैं, और मिक्स्ड भी होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन। अब वो कैसे, आपको आईबीएस भी, आपको मोशंस भी हो रहे हैं, बट आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, मतलब आपका जो स्टूल है वो बहुत ज्यादा हार्ड है और ड्राई है, तो इसका हो गया कॉन्स्टिपेशन के साथ आपको आईबीएस है। ठीक है, आपको जाना तो बहुत बार पड़ रहा है, बट जब भी आप जाते हैं आपका स्टूल बहुत ज्यादा हार्ड और ड्राई है। दूसरा आईबीएस विद डायरिया, आपका स्टूल जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और पानी, जैसे पानी निकल रहा है वैसे ही। तो ये डायरिया विद आईबीएस हो गया। ठीक है, और लास्ट है मिक्स्ड, मतलब दोनों चीजें, कभी आपका स्टूल हार्ड और आ रहा है, कभी लूज आ रहा है, तो दोनों चीजें, कभी कॉन्स्टिपेशन कभी डायरिया। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन है। ये तीनों कंडीशन में से आपको, आपके साथ कोई भी कंडीशन हो सकती है। वैसे जैसे जहां तक मैंने देखे, या जहां तक पेशेंट्स आते हैं, उनका जो है आईबीएस विद डायरिया ही होता है। मतलब उनका स्टूल जो है वो बहुत ज्यादा लूज होता है, और खाने के तुरंत बाद उनको बहुत बार जाना पड़ता है। जैसे वो बोलते हैं खाना पचता नहीं है, खाने के तुरंत बाद उनको मोशंस जाना पड़ता है। चाहे वो 3 बार खाएं, चाहे वो 4 बार खाएं, उतने टाइम आप, चाहे वो एक थोड़ी सी वाइट क्यों ना दे, तब भी उनको मोशंस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसके इसके अब ये तो पूरा था कि आईबीएस क्या है, क्या इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। इसके क्या क्या ट्रीटमेंट है, कैसे आप इसको घर रहकर ठीक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं बोलूंगी, अगर आपको आईबीएस के सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मुझे, हाँ आईबीएस हो रहे हैं, आईबीएस के सिम्टम्स हैं, तो शुरुआती डेट में ही इसको ठीक कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एक एक बार अगर इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो गए तो वो बहुत मुश्किल से ठीक होंगे। तो स्टार्टिंग में ही अगर आप ठीक कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पहला है मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, स्पेशली आईबीएस के पेशेंट के लिए, स्पेशली जो पेट की जो दिक्कत है उनके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और आईबीएस के लिए तो और भी जरूरी है। क्योंकि जो भी आईबीएस के पेशेंट होते हैं, वो मतलब वो उनकी चली गई होती है, वो उनको नहीं कोई उम्मीद कि हम ठीक हो पाएंगे। तो उनके लिए मेंटल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके लिए अपना विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है उनके लिए। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स वो हर शाम या सुबह में मेडिटेशन करें,
तो उनके लिए बहुत फायदा करेगा। उन मेडिटेशन करने से उनका जो माइंड है वो स्टेबल होगा, जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो ठीक होंगे, जो वो सोचते हैं कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकता या मुझे मतलब अभी यही मेरी जिंदगी है ऐसा, बट उनका माइंड स्टेबल होना बहुत जरूरी है। तो मेडिटेशन तो काफी तरीकों से होती है, जैसे कई बार यूट्यूब वीडियोस चला के जो साउंड प्ले करते हैं उसके बैकग्राउंड में जो आवाज आती है आप वो चला के भी सुन सकते हैं, जो जो भी वो बोलते हैं उस चीज पर ध्यान लगा सकते हैं। मेडिटेशन मतलब ध्यान लगाना होता है, चाहे आप उस चीज पर लगाओ, चाहे ओम कारा चैंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे आंखें बंद करके आप ओम ओम का जाप भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ओम के बारे में सोचना और किसी भी चीज के बारे में नहीं। हाँ, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपका मन इधर उधर भागेगा, आपका मन नहीं लगेगा उस चीज पे, बट आपको क्या करना है, आपको अपना मन लगाना है, आपको सोचना है कि नहीं मुझे 15-20 मिनट बैठकर मुझे हाँ, जो चीज हो रही है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, इससे आपकी पेट की प्रॉब्लम अपने आप ठीक होना स्टार्ट होगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका माइंड ठीक हो गया ना अपने आप, तो आपका पेट भी अपने आप ठीक होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे हमारे नेचुरोपैथी में बहुत बोलते हैं कि बॉडी हील्स इटसेल्फ। बॉडी हील्स इटसेल्फ का मतलब कि बॉडी को सिर्फ टाइम और पेशेंस चाहिए, वो अपने आप हील होती है, अपने आप क्योर होती है, बस उसको टाइम चाहिए होता है। और वो हम टाइम नहीं देते, हम क्या करते हैं, एलोपैथिक मेडिसिन खा के उस बीमारी को सप्रेस कर देते हैं, उस बीमारी को दबा देते हैं, बट हम टाइम नहीं देते अपनी बॉडी को। तो अब हमारी बॉडी को टाइम देना बहुत जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज है कि आप जो वाटर, पानी पानी की मात्रा जो है आपकी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स पानी तो होना ही चाहिए। आपको इस कंडीशन में अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, ताकि जब आप पानी इतना कंज्यूम करें तो आपको पेट की दिक्कत मतलब धीरे धीरे करके ठीक हो जाए। तो अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है, तो एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स आपको पानी पीना ही पीना है। और मैं आपको बताती हूँ पानी पीने का तरीका। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकदम से पानी पी लेते हैं, वो मतलब एकदम से पूरी बॉटल ही खाली कर देते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना, अगर आप ऐसे करेंगे आपकी किडनी पर इफेक्ट होगा, आपके लीवर पर इफेक्ट होगा, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। और खड़े होकर पानी तो बिल्कुल नहीं पीना आपको। आपको एक पूरी बॉटल पानी की रखनी है और सिप सिप करके पानी पीना है आपको। बैठ के रिलैक्स होके सिप सिप करके पानी पीना। अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही तो भी 2 या 3 सिप आपको पानी पीना है, बट आपको बैठ के ही पानी पीना है। और 2 से एटलीस्ट 2 लीटर पानी तो आपको पूरे दिन में कंप्लीट करना, अगर 3 लीटर भी करोगे तो भी ज्यादा अच्छा। ठीक है, फिर दूसरा है स्लीप। गुड गुड, जैसे कि बढ़िया स्लीप, जिसे हम बोलते हैं कि जैसे जैसे बोलते हैं कि बहुत बढ़िया स्लीप मतलब बहुत बढ़िया नींद आई मुझे, है ना। तो गुड स्लीप आपको लेनी है। गुड स्लीप कैसे होगी, जो स्लीप होती है वो 6 घंटे, 6 से 7 घंटे आप ले सकते हैं। 6 से 7 घंटे अगर आप नींद ले रहे हैं तो इसका मतलब आपकी जो नींद है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, आपको अच्छे से नींद आ रही है। ठीक है, तो आपको 6 से 7 घंटे नींद लेनी है। अगर उससे कम की नींद ले रहे हैं आप, तो इससे भी आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, पेट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी नींद जो है वो प्रॉपर हो, एकदम प्रॉपर नींद आपको आए। फिर है नेक्स्ट है जीरा वाटर। आपको आपको जीरे का पानी पीना है। जीरे का पानी क्यों मैं बोलती हूँ, क्योंकि जीरे का जो पानी है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, वो आपकी पाचन शक्ति में हेल्प करता है। तो जब आप जीरे का पानी पिएंगे तो आपको जो भी पेट की दिक्कत है वो नहीं होगी, क्योंकि आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है। तो आप रात को 1 चम्मच जीरा भिगो के आप सुबह में उसको उबाल के पानी पी सकते हैं, या दिन में कभी भी पानी पी सकते हैं, बट आपको जीरे का पानी पीना है। ठीक है, फिर अ, फिर है एक्सरसाइज। अब वो देखिए, एक्सरसाइज, अब फिजिकल एक्सरसाइज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका पेट खराब होगा ही होगा। तो फिजिकल एक्सरसाइज जो है आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, आपकी डिप्रेशन को रिड्यूस करती है, आपकी एंजाइटी को रिड्यूस करती है। तो जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको डे टू डे लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करनी है, चाहे वो मॉर्निंग हो, अगर मॉर्निंग है तो ज्यादा बेटर है। मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है, फ्रेश एयर होती है, तो आपको फिजिकल एक्सरसाइज जरूर इंक्लूड करनी है अपने लाइफ में। ठीक है, फिर है डाइट।
देखिए कुछ काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि आईबीएस में हमें फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन में तो जरूर लेनी चाहिए आपको फाइबर रिच डाइट। देखिए फाइबर फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। फाइबर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बट आईबीएस के केस में आपको फाइबर एकदम से इंक्लूड नहीं करने, आपको फाइबर जो है वो धीरे धीरे करके इंक्लूड करने हैं। एकदम से इंक्लूड करेंगे तो वो गड़बड़ करेगा, तो आपको धीरे धीरे करके इंक्लूड करने हैं फाइबर, ताकि वो आपकी बॉडी को लगे और उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाए। तो आपको एकदम से इंक्लूड नहीं करना, आपको धीरे धीरे करके इंक्लूड करना है। ठीक है, तो फाइबर में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें आप ले सकते हैं, बट धीरे धीरे ही लेनी है आपको। फिर नेक्स्ट है अवॉइड डेयरी प्रोडक्ट्स। आपको डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड करने हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स किससे बोल रही हूँ, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स में मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो अगर आपको आईबीएस है तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में जैसे मिल्क, चीज हो गया, मिल्क हो गया, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है। और क्योंकि अगर आप ये सब चीजें अवॉइड करें, आईबीएस के जो मैक्सिमम पेशेंट उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस होता ही होता है। वो किस लिए, क्योंकि आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे, आप मिल्क, चीज वगैरह नहीं ले रहे, तो आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता ही होता है। तो आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसमें जो नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स आता हो, जैसे कि कैबेज, ब्रोकोली, स्पिनच, ये सब चीजें आपको लेनी है। बट डेयरी प्रोडक्ट्स हो सके तो आपको अवॉइड ही करना है। ठीक है, फिर है अवॉइड प्रोसेस्ड फूड्स, जैसे बाहर के खाने या फिर जो भी खाने जो आपकी गैस बनाते हैं, जो जिस खाने से आपको प्रोटीन महसूस होती है, तो ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है, ताकि आपका जो डेली रूटीन है वो सही रहे और आपका जो प्रॉब्लम है, आईबीएस की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो। तो आपको प्रोसेस्ड और बाहर की जो चीजें हैं उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये तो कुछ डाइट के बारे में, और क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। और एक चीज आपको और अवॉइड करनी है, वो है ग्लूटन। आईबीएस में ग्लूटन आपको अवॉइड करना है। ग्लूटन में व्हीट आ जाता है, बार्ले आ जाते हैं, तो इन इन सब चीजों से जो भी आइटम बनते हैं वो चीजें आपको नहीं खानी। अगर आप वो चीजें खाएंगे तो तुरंत आपको मोशंस जाना पड़ेगा। तो आपको ग्लूटन फ्री डाइट खानी है। जिस डाइट में आपको ग्लूटन नहीं है, आपको वैसी डाइट खानी है जिस वजह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके ठीक हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप डाइट में चेंज करेंगे, कुछ चीजें अपने डेली रूटीन में चेंज करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। और मैं एक नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट आपको बताती हूँ, वो है मड टू एब्डोमेन, मतलब पेट पर मिट्टी रखना। वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट है आईबीएस के लिए। क्योंकि आईबीएस क्यों होता है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर गर्मी होती है, तो गर्मी, पेट के अंदर गर्मी होती है, तो वो गर्मी जो है वो बाहर निकालने की चाहिए। तो आपको पेट के ऊपर जो है वो चिकनी मिट्टी आती है, मतलब स्पेशल मिट्टी आती है, ऐसे नहीं कोई भी स्पेशल मिट्टी आती है, चिकनी मिट्टी हम बोलते हैं उसको। तो वो आप पेट पर लगाओगे, है ना, 15-20 मिनट के लिए या फिर आधे घंटे के लिए भी, तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है आईबीएस के लिए। बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगी पेट के लिए। पेट की गर्मी को बाहर निकालेगी, तो आपके आईबीएस काफी हद तक ठीक हो जाएगा। और दूसरा है, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि गर्म ठंडा टावल का जो सेक है पेट पर, जिसे हम हॉट कोल्ड कंप्रेस एब्डोमेन बोलते हैं, उससे क्या होता है, उससे हमारे पेट की अंदर की जो ऑर्गन्स है वो एक्टिवेट होते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं, तो आपको आईबीएस की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। तो अगर आप ये सब चीजें करोगे, ये सब जो मैंने मैनेजमेंट बताया, जो मैंने प्राकृतिक उपचार बताया, अगर आप ये सब करोगे तो इससे आपकी आईबीएस की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो जाएगी। और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जब भी आपको सिम्टम्स दिखे, जब भी आपको लगे कि मुझे आईबीएस है, या फिर मुझे बार बार दिन में 7-8 बार मोशंस जाना पड़ता है, वो काफी दिन तक चल रहा है, तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। ऐसे नहीं वेट करना है कि कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। आपको इमीडिएटली अपने डाइट पर फोकस करना है, और जो मिट्टी मैं बोल रही हूँ उस पर करना है, तो आपकी जो सिम्टम है वो धीरे धीरे करके ठीक होना स्टार्ट होगा। और आईपीएस में आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तभी आपकी प्रॉब्लम ठीक होगी, अगर मेंटली स्ट्रांग नहीं रहेंगे तब नहीं ठीक होगी। तो आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है,
तो ये था आईपीएस के बारे में। अब किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, किसी के भी रिलेटेड, किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। મેડમે આપણને ખૂબ સારી માહિતી આપી. આપણે જનરલી એવું સમજતા હોય કે સ્ટમક પેઇન છે, બરાબર, પણ એને આઈબીએસ કહેવાય. એની અંદર પણ અલગ અલગ બે ત્રણ સિમ્ટમ્સ હોય છે, એમાં કહેવાય એના લક્ષણો છે, શેના લીધે થઈ શકે છે અને એના માટે પ્રિકોશન્સ શું છે, તો એ બધું આપણે સારી રીતે જાણ્યું છે. હવે કોઈને એ રિલેટેડ પેલા પ્રશ્ન હોય આઈબીએસ રિલેટેડ, એટલે કે સ્ટમક ના આમાં ડાયરિયાથી વોમિટિંગ એવું ઘણું બધું થઈ શકે છે, એને રિલેટેડ કઈ પ્રશ્ન હોય તો આપણે એક વખત લઈ લેશું. कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, किसी के भी रिलेटेड, जरूरी नहीं आईपीएस, कोई भी प्रॉब्लम किसी के भी रिलेटेड। या फिर यस, अगर बोलो कोई बेन. हाँ बोलिए। हेलो मैम। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, आपने जो गीली मिट्टी का बोला ना, लेप हाँ हाँ लगाने का, वो गीली मिट्टी और कौन कौन से रोग में हम लगा सकते हैं? वो देखिए आईबीएस में लगा सकते हैं, अगर किसी का मोटापा ज्यादा है, पेट की चर्बी ज्यादा है तो उस कंडीशन में लगा सकते हैं। अगर किसी को हाँ। पाइल्स का दिक्कत है, पाइल्स मतलब मस्सा है ना, बवासीर जिसे बोलते हैं, मस्सा है, तो उसके नहीं लिए भी हम लगा सकते हैं गीली मिट्टी नहीं, पेट पर। वो कहाँ पे लगानी है मस्सा के लिए? हाँ, पाइल्स के लिए गीली मिट्टी लगा सकते हैं पेट पर। ओके, जहाँ हाँ पे हाँ, पाइल्स हुआ है वहां पे लगाना है। अब वहां वहां पे भी लगा सकते हो और पेट पर भी लगा सकते हो। इससे क्या है कि ओके, पेट पेट की पर जो, लगाने हाँ से हाँ गर्मी पेट उसकी के, कम हो हाँ जाएगी। हाँ गर्मी बाहर निकलेगी, और वहां तो लगाना ही है नीचे, पर पेट पर भी लगाना है आपको, ताकि गर्मी ओके बाहर ओके। निकल जाए। हाँ हाँ। हाँ, और स्त्री प्रॉब्लम जो होता है, जो मेंशन के लगता है, उसमें भी लगा सकते हैं क्या? किसके किसने? पीरियड के टाइम जब पेन नहीं होता है नहीं ना, जब नहीं 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 नहीं, पीरियड के टाइम में आपको बिल्कुल मिट्टी का उपयोग नहीं करना, क्योंकि मिट्टी ठंडी होती है, पीरियड पेन बढ़ सकते हैं, ब्लीडिंग बढ़ सकती है, तो पीरियड के टाइम में आपको मिट्टी नहीं यूज करना है। ओके ठीक ओके। है। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू मैम। हम्म। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ધીમા ही કરીને છે, બોલો. हाँ हाँ, हेलो मैम, हिरल बात हाँ कर रही हूँ। हाँ बोलिए। मैम, ये जो आपने गीली मिट्टी लगाने का वो हमको बताया, वो नाभि के नीचे से लगाना है या उस सारे एरिया में लगाना है? स्टमक का सारा पूरे, एरिया कवर करना है? हाँ पूरे पेट में, चेस्ट के नीचे जो पूरा पेट है ना, उस पर लगानी है। अच्छा ठीक है। और हाँ एक बात हाँ। और पूछनी थी कि अभी हम कई जगह पे देख रहे हैं कि वो जो कई जात के तेल आते हैं, उसके ड्रॉप्स अलग-अलग रोग के मुताबिक नाभि में डालने के लिए बोलते हैं, ये क्या सही है? नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। आपको अगर नाभि में डालना है तो आपको घी डालना है, शुद्ध गाय का जो देसी घी होता है, आपको वो डालना है नाभि के अंदर, और कोई तेल नहीं डालना, वही सबसे बेस्ट है। अच्छा, जी जी जी। थैंक यू मैम। जी ગૌરવભાઈ છે. हेलो हेलो। हाँ हेलो। जी पूछिए। हाँ जी हाँ जी हाँ पूछिए। हाँ जी, मेरी मम्मी को है आईबीएस, उनकी 70 की एज है, तो मगर उनको कभी भी मतलब ठंड में इतनी आईबीएस की प्रॉब्लम नहीं, जब जब जितनी गर्मी बढ़ती है ना, उसी हिसाब से उनको बहुत ही जाना पड़ता है। और ब्रेकफास्ट करे या डिनर करे, कभी भी वो अनाज तो बिल्कुल भी नहीं ले पाते, सिर्फ चावल भी नहीं खा पाते। नहीं, चावल तो उनको बिल्कुल खाना ही नहीं है, बिल्कुल उनको मना कर दो चावल खाने का। और गर्मी के मौसम में इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पेट के अंदर जो गर्मी होती है ना, वो ज्यादा बढ़ जाती है गर्मी के मौसम में, तो जिस वजह से उनको गर्मी में ज्यादा होता है। और जो मैंने बोले चिकनी मिट्टी, जो ठंडी मिट्टी पेट पर लगाना, वो आपको रेगुलर लगाने से उनको काफी फर्क पड़ेगा। तो तो उनके आप ब्रेक कुछ, हाँ, उनके हाँ लंच में फिर क्या बन करके दे तो वो उनको सही रहे। लंच में देखिए वीट तो बिल्कुल नहीं खाना, जैसे रोटी वीट है ना, वो चीजें नहीं खानी उनको। उनको उबली हुई सब्जियां देनी है, जैसे दूधी की सब्जी होगी, लौकी या घिया की सब्जी, उनको वैसी सब्जी देनी है। और वो चीजें उनको ज्यादा देनी है, सब्जी और फ्रूट ज्यादा देने, रोटी थोड़ी देर के लिए अवॉइड करो, जब तक उनके सिम्टम्स ठीक नहीं होते।
और जब उनका जब ठीक हो जाए फिर कौन सा अनाज उनके लिए यूज करें? देखिए कौन सा, जैसे रोटी अगर आपको देनी है उनको तो आप ज्वार की रोटी दे सकते हैं या फिर मल्टीग्रेन रोटी जो होती है वो दे सकते हैं, बट आपको गेहूं की रोटी नहीं देनी। और चावल भी नहीं खाना? नहीं, चावल तो बिल्कुल नहीं, चावल तो उनको बोल दो कि बिल्कुल ही नहीं खाने जब तक मतलब उनका है, बिल्कुल नहीं खाने चावल तो। और कर्ड दही का यूज कर सकते हैं? क्या? दही दही नहीं, जो दही भी डेयरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, तो दही का आप सेवन नहीं कर सकते, बट कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा रोटी के साथ लगाने में ले लेते हैं, तो वैसा ठीक है, बट जो अकेला दही है वो नहीं लेना उनको। और अनार? अनार तो ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ठीक है हाँ थैंक यू मैम। हाँ ओके। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट गौरव भाई बोलो। हाँ जी, पूछिए। हेलो। गौरव भाई जोशी दोषी। ओके, गौरव भाई दोषी बोलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ पूछिए। हाँ। नमस्ते मैडम। हाँ जी, नमस्ते। हाँ मेरी 42 एज है और कब्जियत रहता है, तो उसमें क्या कैसे इलाज क्या कर सकते हैं? ज्यादा ज्यादा रहते कब्जियत तो? नहीं नहीं ऐसे नहीं, पण बचपन से ही मेरी वेट कम ही है, हम्म, 50 के अंदर ही है, तो अच्छा। बढ़ता भी नहीं है, तो उसमें हम हम्म, क्या? देखिए अगर कब्जियत रहती है तो आपको क्या करना है, आपको रात को त्रिफला का जो पानी होता है, त्रिफला का जो पाउडर 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के, तो उसके अंदर कैस्टर ऑयल जो दिव्य ऑयल हम बोलते हैं थोड़ा सा वो डालना है, और वो आपको रात को लेना है खाने की, मतलब जब सोते टाइम, ठीक है। हम्म। और सुबह में क्या करना है, सुबह में जैसे मैंने बोला ठंडा गर्म से एक टॉवल का पेट पर वो आपको रखना है, जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह हाँ उठने के बाद सौंफ सौंफ का पानी पीना है, सौंफ के पानी के बाद आपको ये करना है, ठीक है, ठंडा गर्म से एक टॉवल का। हाँ। ठीक। और मैडम मेरा 6 साल का बच्चा है, तो उसको भी हम्म, खाने के बाद तुरंत तो लेटरिन उनको जाना पड़ता है, जाता है, हम्म, तो उसको हम्म। क्या बच्चे को ऐसा उसको कुछ? खाने के तुरंत बाद जाना पड़ता है ना उसको। हाँ ठीक है, तो मैंने बताया जैसे कि ठंडी मिट्टी वो उसके पेट पर लगाओ, इससे उसका जो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। ठंडी मिट्टी लगाओ पेट पर। ओके ओके। ठीक है। हाँ हाँ ओके हम्म। थैंक यू। और બીજા કોઈને પ્રશ્ન હોય તો और किसी को રેકોર્ડિંગ છે ને, રેકોર્ડિંગ આપણે છે જ આનું, આપણું વેબ પેજ જે છે ને એફબી નું, એમાં આનું રેકોર્ડિંગ હોય જ છે, એટલે એમાંથી તમે મેળવી શકશો. અમે ગ્રુપમાં આજે એની લિંક પણ નાખી દઈશું. બીજા કોઈને પ્રશ્ન હોય તો हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, एक बात और भी पूछनी थी हाँ मुझे। हाँ, बोलिए। हाँ, मेरे नेबर की एक बेटी है, वो भी अहमदाबाद में है, तो उसको क्या प्रॉब्लम है कि उसकी जो यूरिन की बैग है ना, उसमें वो जो पायस होते हैं ना वो हो जाते हैं, तो उसे डॉक्टर ने बोला कि सुबह 1 गिलास पानी पीना और शाम को एक गिलास पानी पीना, वरना वो जो है ना तो वो बढ़ जाते हैं। ऑपरेशन होते करवाया हैं। लेकिन फिर से बढ़ जाते हैं, तो इसके लिए हम ये कुछ मिट्टी उनको का इलाज कर सकते हैं? हाँ हाँ, उनको ब्लीडिंग आती है नीचे से पाइल से, तो ब्लड आता है उनको। अ, वो तो उससे बात करनी पड़ेगी, उसकी मम्मी आई थी ना तो वो मुझे हाँ बोल रही थी ऐसा। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो एक तो सौंफ का पानी, बरयाली का जो पानी है वो पीना है सुबह में। एक हम्म। चम्मच सौंफ रात को भिगो के सुबह उसको छान के पानी पीना, उबालना नहीं है, ठीक है। और जीरा दूसरी चीज, या तो हाँ, जीरे का या? नहीं, सौंफ, अकेली सौंफ का, अच्छा सौंफ ठंडी વરિયાળી अच्छा होती है, વરિયાળી पूरी अच्छा, हाँ हाँ हाँ। बरयाली। हाँ। तो दूसरा है कि आप जो मैंने मिट्टी बहुत अच्छा काम करेगी, एक तो मिट्टी नीचे लगानी है जहाँ पे पाइल्स है ना, और एक पेट पर, दोनों दोनों जगह पे लगानी है, वो बहुत अच्छा काम करेगी पाइल्स में। अच्छा जी।
ठीक है मैम, ये थैंक यू। हाँ, ये दोनों चीजें करनी है और उनको बोलना है कि गर्म चीजें जो हैं, गर्म चीजें ना खाए, ऑयली स्पाइसी फूड ना खाए, खट्टा ना खाए, तीखा ना खाए, ये सब चीजें। ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत वो दवाई लेती है तो उससे वीकनेस भी बहुत आ जाती है उस बेचारी को। वो दवाई की वजह से आ जाती है वीकनेस। अगर ये करेंगे तो उसका काफी हद तक ठीक होगा। आप उनको अच्छा, बोलना है ये करने को। हाँ 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 ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। और अपेक्षा किसी का राजीव कुछ? गुरु ने। बोलो हाँ जी बोलिए। कृष्णा बेन बोलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हेलो मैम, मेरा मेरा 14 साल का बच्चा है, उसका बाल अभी से वाइट होने लग गया है, तो मैं क्या हम्म, करूं उसके लिए? आप ऐसा करो, जो मेथी के दाने होते हैं ना, यस। हाँ, मेथी के दानों दानों को पीस के उसका पेस्ट बनाना है, थोड़ा सा पानी डाल के ना उसका पेस्ट बनाना है। तो वो बालों, हाँ, जहां पर भी सफेद हो रहे हैं ना बाल, तो वहां पर लगाना है, तो उसको काफी फर्क पड़ेगा, मतलब ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा। ठीक ओके है। मैम, ओके। और ठीक है। उसको कब्जियत की भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है मैम। प्रॉपर आती है ना, तो ऐसा करना है, एक तो कितने साल का बच्चा है? 14 साल का। 14 साल का है ना, तो ऐसे करना है उनको, एक तो सुबह में सौंफ का पानी, बरियाली का पानी पीना है ना। अच्छा। बरियाली का पानी, हाँ, अगर हो सके तो त्रिफला भी, त्रिफला रात को, मतलब अगर वो पी ले तो दे दिया करो, बट नहीं तो बरियाली का पानी भी सही रहेगा कॉन्स्टिपेशन के लिए। और गर्म ठंडा सेक टावल का जो पेट पर मैंने बोला वो चीज। ठीक है। ओ, ओके मैम, ओके, हाँ थैंक। ओके। ओके। तो मैम बाल के लिए जो आपने बोला मेथी का प्रयोग, तो हाँ वो हाँ। अभी समर चल रहा है तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना अकेले मेथी का नहीं नहीं यूज नहीं करने से? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपको रूट्स पे नहीं लगाना, आपको जहाँ पे सफेद हो रहे हैं बाल बस वहीं पे लगाना है, कोई दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, मेरी बेटी की भी ऐसी प्रॉब्लम है, वो भी 17 हाँ साल की है। हाँ, नहीं, रूट्स पर नहीं लगाना, आपको जहाँ पे है वहीं पे लगाना है। अच्छा ठीक है मैम। हाँ ठीक। और और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। ગૌરવભાઈ તમારે કઈ ફરીથી તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, બોલો. ના એ તો પહેલેથી ના બીજું કઈ નથી. ઓકે, ત્યાર પછી અપેક્ષાબેન છે, એમને કોઈ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે? बोलिए। અપેક્ષાબેન અવાજ નથી આવતો તમારો, પેલા મ્યુટ અનમ્યુટ કરજો તમે. आवाज नहीं आ रही। અપેક્ષાબેન રાજ્યગુરુ એવું નામ છે. ઓકે, એ સિવાય જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો બોલો. ઠીક છે, તો હવે પ્રશ્ન ના હોય તો આપણે અહીંયા સેમિનાર પૂરો કરીએ. આજનો સેમિનાર આપણો ખૂબ સારો રહ્યો, સારા લોકોનો રિસ્પોન્સ છે, ઘણા બધા લોકોએ આજે આમાંથી સારું નોલેજ પણ મેળવ્યું છે. અને હમણાં વચ્ચે કોઈનો મેસેજ પણ હતો કે ભાઈ અમારે આનું રેકોર્ડિંગ જોતું હોય તો રેકોર્ડિંગ તમને તમારા ગ્રુપમાં મળી જશે. જે ગ્રુપમાંથી તમને લિંક મળે છે એમાં અમે પહોંચાડવાની ટ્રાય કરશું. આમાં જે મેસેજ નાખેલો છે એમાં, અથવા તો મારા પર્સનલ નંબરમાં તમે મેસેજ નાખશો તો હું તમને પર્સનલ પણ લિંક મોકલી દઈશ. થેન્ક યુ ઓલ. થેન્ક યુ મેમ. નમસ્તે. ફરીથી આપણે આપણા નેક્સ્ટ વેનસડે જે સેમિનાર હશે એમાં મળીશું.